शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए। तो एक बार अपने एक्सपर्ट्स को भी शो में जोड़ लेते हैं और उनसे भी समझ लेते हैं कि आज ट्रेडिंग क्या रेंज होनी चाहिए जिन ट्रेडर्स को इंडेक्स पे ट्रेड करना है। राजेश है हमारे साथ और संतोष भी है हमारे साथ। वेरी क्विकली मॉर्निंग टू यू संतोष, आपसे पहले समझ लेते हैं निफ्टी की रेंज क्या होनी चाहिए, 17,300 का क्या हम आज रिस्पेक्ट करेंगे, कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप? गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। निफ्टी की बात करें तो कोई क्लियर ट्रेंड तो नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। हालांकि डेटा थोड़ा नेगेटिव साइड है, तो निफ्टी के एक रेंज आज एक्चुअली फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला है, तो उसके पहले आई बिलीव शायद मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। ऊपर की ओर निफ्टी को 17,370 से 400 एक रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे की ओर 17,225 से 175 एक डिमांड जोन है। तो जो ट्रेडर्स है 17,200 से 400 की रेंज को प्ले कर सकते हैं। 17,400 के ऊपर निकलता है तो एक 17,500 की और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर 17,175 के नीचे फिसलता है तो शायद प्रेशर देखने को मिलेगा और निफ्टी शायद 17,000 की ओर बढ़ेगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही नजर आ रहा है, जहां पर 36,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। कल पुट राइटिंग भी वहां अच्छी होती दिखी है, लेकिन ऊपर की ओर 37,000 से 37,100 एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। 37,100 के ऊपर निकलते हैं तो 37,500 की ओर बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं 36,500 के नीचे फिसलता है तो फिर 36,000 की ओर बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। तो आज फॉर टाइमिंग साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में। हालांकि शायद सेकंड हाफ में थोड़ी सी हलचल बढ़ते दिखे ओवर द नाइट पोजीशन ले जब ट्रेडर्स। और राजेश मॉर्निंग, आप भी बताएं बैंक निफ्टी के लिए क्या आज रेंज होनी चाहिए? कल हम देखा बैंकिंग स्टॉक स्ट्रगल तो बहुत कर रहे थे, बियर्स एंड बुल्स का टसल क्लियरली बैंक निफ्टी पर दिखाई दे रहा था। आज कैसा सेटअप होगा? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए राजेश से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इतने में संतोष से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। संतोष, आज की ट्रेड सेटअप में क्या कॉल्स आइडेंटिफाई किया आपने? आज के स्टॉक्स की बात करूं तो मैंने 3 स्टॉक्स लिए हैं, जिसमें पहला मैं कैश में देना चाहूंगा। पावर ग्रिड है, जिसको आपको खरीदना चाहिए, जो अभी 212 रुपीज के आसपास चल रहा है। यहाँ 209 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 218 का टारगेट रहेगा। पावर ग्रिड में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक पुल बैक के बाद ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया है। और एक्चुअली आज इसकी बोर्ड मीटिंग है जहाँ डिविडेंड को लेकर डिस्कशन होने वाला है, तो उसके पहले एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। इसके अलावा एक यूपीएल है। मुझे फर्टिलाइजर और एग्री रिलेटेड स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। और शायद आज वित्त मंत्री सीतारमण की बजट के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से मीटिंग है, तो शायद उसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन का डेटा भी देख रहा था। तो 750 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ कॉल और पुट पर दोनों पर ही हाईएस्ट हुआ है, लेकिन जो कॉल राइटर्स है वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और पुट में राइटिंग होते दिख रही है। तो यहाँ 750 का कॉल लेना चाहूंगा, जो 1560 के बीच में चल रहा है। यहाँ 13 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 21 रुपीज का टारगेट रहेगा। लास्ट कॉल मेरी फ्यूचर मार्केट से है डेविस लैब, जिसका फ्यूचर बाय करना चाहिए 4660 के आसपास। यहाँ 4620 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 4730 का टारगेट रहेगा। टेक्निकली यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, कल ही अपने 200 मूविंग एवरेज से बहुत अच्छे से बाउंस बैक करते नजर आया है। तो यहाँ पर एक 20 डे मूविंग एवरेज की और एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेरी आज की 3 पिक्स है, ग्रिड, यूपीएल और डिविस लैब, यानी तीनों बाय कॉल दिए संतोष ने। राजेश पालवे से समझ लेते हैं वो कैसा सेटअप देख रहे हैं आज। संतोष, राजेश मॉर्निंग, बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेंड? एक्सिस बैंक ने तो बहुत अच्छी सस्टेन रखी ग्रोथ, लेकिन क्या आपको लग रहा है दूसरे बैंक आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर प्रेशर में रहेगा आज बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कल के सेशन में देखें तो दोनों साइड का ट्रेड देखने को मिला था। हायर साइड पे सप्लाई था, लेकिन लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना हुआ था। एक रेंज में दोनों ही इंडाइसेस ट्रेड करते हुए दिखे। हमें लगता है बैंक निफ्टी में जिस तरीके का डेटा बना हुआ है अभी यहाँ पे 36,800 से 36,700 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। कल के सेशन में देखें तो सेकंड हाफ में स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड भी बनते हुए दिखा, और कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स एक अच्छे लेवल पे अपने आप को होल्ड करने में कामयाब रही कल के सेशन में भी। और हमें लगता है कि पीएसयू बैंक में अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी में जो अभी सेटअप है, हमें लगता है कि डिप्स अगर मिलती है 36,950 36,900 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे यहाँ पे 36,750 के आसपास का, और टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं 37,350 के। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर
बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा सा सप्लाई जरूर बना हुआ रहेगा। एक बार इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 37,350 तक हमें लगता है अपसाइड में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ओपनिंग में अगर कोई डिप मिलती है 36,950 36,900 के आसपास तो बाय करेंगे 36,750 के स्टॉप लॉस से। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें प्रियंका जी, तो जो स्टॉक्स हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं वो पहला स्टॉक है टोरेंट पावर का। अगर देखें तो स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, और कल के सेशन में देखें तो एक बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक थ्रू आउट द सेशन एक कंसोलिडेशन दिखाता हुआ दिखा है। हमें लगता है टोरेंट पावर को बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए। 600 से 605 तक के ट्रेडिंग टारगेट हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 575 574 के स्टॉप लॉस से। और जो दूसरा सेक्टर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है कल के सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, वो था ऑयल एंड गैस सेक्टर में। उसमें आईजीएल का सेटअप देखें तो एक लोअर साइड पे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट डेली चार्ट पे विजिबल है, और जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी लास्ट 2 सेशन में देखने को मिली, हमें लगता है आईजीएल को यहाँ से बाय करना चाहिए। 525 तक की अपसाइड इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। 502 का स्टॉप लॉस इसमें रखने की सलाह देंगे। और जो तीसरा स्टॉक है वो है कैश सेगमेंट का, वो है वेरॉक इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में देखें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें डेली वीकली सेटअप के हिसाब से देखने को मिला, और जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम एक्शन देखने को मिली है पिछले कुछ सेशंस में एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली, हमें लगता है वेरॉक अब यहाँ से 368 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। तो ये ट्रेडिंग टारगेट रखे जा सकते हैं। 342 के स्टॉप लॉस से वेरॉक भी बाय किया जा सकता है। ओके ठीक है, तो ये रहा निफ्टी पर, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। चलिए आज के ट्रेड सेटअप पर और भी ज्यादा चर्चा कर लेते हैं, और इस वक्त मेरे साथ ईटीनाउ और ईटीनाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज गुड मॉर्निंग। आज का ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है आपको? एक तरफ ओमिक्रॉन की जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, यूएस की तरफ से जो भी क्यूज आ रहे हैं महंगाई को लेकर वो भी कुछ अच्छे नहीं थे, और अब अगला जो बड़ा डेवलपमेंट है वो फेड की बैठक है। आउटकम आने के बाद अब आपको क्या लगता है ये बाजार को किस तरह का डायरेक्शन देगा? मुझे देखिए ये हफ्ता जो शेयर बाजार के लिए जा रहा है, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन जो शेयर बाजार के लिए गए इतने खराब नहीं गए हैं। आप निफ्टी पे अगर आप नज़र रखें तो 17,000 के ऊपर अभी भी निफ्टी बरकरार है। बैंक निफ्टी के अंदर जो एक उछाल हमने देखने को मिला था, उस उछाल के बाद इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी। मार्केट ब्रेथ को भी हमने कोई खासा डैमेज नहीं देखा है, और ये जब इस प्रकार का पैटर्न हम देख रहे हैं जबकि एफआई की बिकवाली लगातार चल रही है। 20 दिनों से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट सेलर्स। उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़े मंदी के आसार नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर हो रहा है, कुछ स्टॉक्स के अंदर करेक्शन ज़रूर आ चुका है, मगर बाय एंड लार्ज जो मार्केट का एपेटाइट इस समय है कोई बड़े शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के ट्रेंड्स नहीं आ रहे हैं। तो सब लोगों से जिनसे मैं बात कर रहा हूं उनकी 2 राय वहां से आ रही है। एक राय तो ये जी यह साल बहुत अच्छा गया है और अगले 15 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड में परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो अगर आपने इस साल अच्छी कमाई करी है तो कमाई को प्रिजर्व करिए। सेकंड जो एक ओपिनियन आ रही है, सेकंड ओपिनियन ये आ रही है कि इस समय कोई न्यूज़ ट्रिगर नहीं है, क्योंकि इस समय कोई न्यूज़ ट्रिगर नहीं है तो मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी रहेगी वह कम हो जाएगी, वह थोड़ी इस समय कम हो सकती है, और हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ चुनिंदा शेयर जो इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं शायद उनके अंदर लास्ट के 3-4-5 दिनों के अंदर किसी प्रकार की विंडो ड्रेसिंग या एनएवी ड्रेसिंग हम जिसे बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है शेयर बाजार के अंदर, जहां आप एक एनएवी को एक लेवल तक लाना चाहते हैं बिकॉज आपके ईयर एंड बोनसेस लिंक्ड है, हो सकता है उस प्रकार का हमें कुछ स्टॉक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट देखने को मिले। मगर एक बात तो तय है पूजा कि क्योंकि एफआई सेलिंग इस समय है तो जिन स्टॉक्स के अंदर एफआई ओनरशिप ज्यादा है, खास करके प्राइवेट बैंक्स, कंज्यूमर कंपनीज, उन स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं धीमापन है। तो आप बात करें एचडीएफसी बैंक, सडनली वो एसबीआई को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बात करें एचयूएल को, एचयूएल इस समय आईटीसी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बात करें उन बड़े स्टॉक्स की जिसमें एफआई होल्डिंग ज्यादा है, आईटी, बड़े बैंक्स, कुछ चुनिंदा कंज्यूमर कंपनीज, उनके अंदर हम देख रहे हैं कि इस समय थोड़ा नरमी का रुख जरूर है। निकुंज गुड मॉर्निंग। कल शाम को मार्केट के लिए एक और अहम खबर आई थी जब पीसीए के नियमों को वापस से लागू किया जा रहा है एनबीएफसीज के लिए। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं और एनबीएफसीज के लिए क्या है, ये अच्छी है कि बुरी खबर है ये? क्योंकि रेगुलेशन तो हो रहा है
बट रेगुलेशन कहीं इंस्पेक्टर राज में न बदल जाए। नहीं भी मैं उस तरीके से नहीं देखूंगा, पर देखिए एनबीएफसी जो हिंदुस्तान में है काफ़ी अनरेगुलेटेड थी और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि एनबीएफसी सेक्टर्स को एक प्रकार से रेगुलेट करा जा रहा है और शायद यह एक लेसन है सबके लिए, क्योंकि आईएलएनएफएस क्राइसिस के बाद जो एनबीएफसी के अंदर एनबीएफसी वर रेगुलेटेड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम बैंक्स, और क्योंकि आप एक बोरिंग और लैंडिंग दोनों करते हो तो जाहिर सी बात है कि एक रिस्क मैनेजमेंट होना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो एनबीएफसी रेगुलेशन को लेकर के मैं चिंतित नहीं हूँ। जी हाँ, एक लैंडिंग सेक्टर है जिसको अनरेगुलेटेड, जो काफ़ी हद तक अनरेगुलेटेड था, उसमें कुछ कायदे कानून बदल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें कि शेयर बाजार में इस न्यूज़ का आज क्या प्रभाव पड़ेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स को छोड़ करके बड़ी किसी भी लिस्टेड एनबीएफसी को इसका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रॉम एन स्टॉक मार्केट स्टैंड पॉइंट अगर आप आज और कल की बात करते हैं तो दिस इज मोर लाइक अ नो न्यूज, वी शुड नॉट फोकस ऑन दिस। मॉर्निंग निकुंज, आपसे एक और प्राइमरी मार्केट न्यूली लिस्टेड कंपनीज पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक अहम मैटर ये भी है, दिसंबर में एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड है कई सारी फिनटेक कंपनीज है, खासकर पेटीएम के लिए हमने देखा कि नाइका का जब एंकर इन्वेस्टर पीरियड, जब लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो उसमें गिरावट देखने को मिली। आपको लगता है क्या ऐसे स्टॉक्स में एक हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि पेटीएम को देखें, आप दूसरे स्टॉक्स को देखें, अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्या यहाँ कुछ वॉलेटिलिटी एंटिसिपेट करनी चाहिए? प्रियंका, स्टॉक्स के अंदर 15 से 20% की मार ऑलरेडी सब कंपनियों को पड़ चुकी है। पेटीएम तो हम जानते हैं कि लिस्टिंग के बाद किस प्रकार से गिरा था, हालांकि 52 वीक हाई 52 वीक लो से पेटीएम इस समय ऊपर आ चुका है, मगर नाइका इस समय 20% नीचे है। अगर आप देखें पॉलिसी बाजार, वह भी 20% नीचे है। तो 20 से 25% करेक्शन इन सब स्टॉक्स में ऑलरेडी आ चुका है और हम इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। और ग्लोबली भी अगर आप देखें तो ग्लोबली भी स्टार्टअप स्पेस के अंदर एक प्रकार की हल्की सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। एक ट्रेंड और मैं बताऊंगा, आप देखें इन्फोएज का स्टॉक, इन्फोएज का जो स्टॉक है नौकरी, जिसके अंदर जो एक प्रकार का इंक्यूबेटर बिजनेस है, जिसने जोमेटो में कई साल पहले निवेश करा था, पॉलिसी बाजार में निवेश करा था। पेटीएम की लिस्टिंग के आसपास नौकरी अर्थात पॉलिसी नौकरी का जो स्टॉक प्राइस है वह 6,500 के ऊपर था, मगर अगर आप अभी देखें तो इन्फोएज अर्थात नौकरी का जो स्टॉक है वह 5500 से नीचे भी कम है। तो ये 20% करेक्शन है, 20% करेक्शन आ चुका है और हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है इस समय जो कंज्यूमर टेक स्ट्रोक इंटरनेट कंपनीज हैं उनमें एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। अब इस क्षेत्र के अंदर आप देखें तो जोमेटो में इतना करेक्शन नहीं आया, तो शेयर बाजार कह रहा है जी पेटीएम एक फिनटेक है, उसको हम नॉर्मल जोमेटो से या फिर पॉलिसी बाजार से या फिर हम उसको नाइका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मगर इस समय अगर इन स्टॉक्स में और गिरावट आती है, स्पेशली जोमेटो के अंदर या फिर नाइका के अंदर, तो मुझे लगता है कि उनमें निवेश करना चाहिए। इन कंपनीज की जो रेलेवेंस है वह आने वाले सालों में बढ़ेगी। इन कंपनीज के अंदर जो बिजनेस मॉडल है, स्पेशली नाइका के अंदर जो डे वन से कैश फ्लो जनरेट कर रहा है वो काफ़ी अच्छा मॉडल है। तो जब मार्केट में पैनिक होता है, नाइका या जोमेटो दोनों में से एक शेयर पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर नजर होंगे। वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन निकुंज, आईटीसी एनालिस्ट मीट से आपके लिए क्या की टेकअवेज रहे हैं? कुछ खास निकल कर आए नहीं, हालांकि लगातार डीमर्जर की बात पहले, एफएमसीजी बिजनेस को लिस्ट करने की बात पहले भी हो रही थी। व्हाट वुड बी योर की टेकअवेज? प्रियंका, कल हम इस विषय पे बात कर रहे थे जी, आईटीसी के स्टॉक को अगर शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना है तो एनालिस्ट मीट में पुरी साहब को ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा कि जो नया हो, जो हम जानते नहीं हो और जो लोगों को शॉर्ट टर्म में एक्साइट करे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। एक गुड इंटेंशन उन्होंने ज़रूर जाहिर करी है कि भाई हम आगे पीछे डीमर्ज करेंगे, मगर आगे और पीछे उन्होंने टाइमलाइन डिफाइन नहीं करी कि किस समय, क्या समय रहेगा, क्या वो FY23 में होगा, क्या FY24 में होगा। एक उन्होंने एक इंटेंशन स्टेट कर दी जी, कंपनी इज ओपन टू डीमर्जर प्रोसेस, बट उसके अंदर क्योंकि टाइमलाइन नहीं है तो ये कोई नया कम्युनिकेशन नहीं है। द वे आई लुक एट द ITC, दिस अटेम्प्ट फ्रॉम ITC इज दैट ITC इज नाउ गेटिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो शायद ITC जैसी कंजर्वेटिव कंपनी पहली बार बाहर आई है
और उन्होंने लोगों को बोला है कि भाई वी आर डूइंग वेल, डू नॉट कंसिडर अस ओनली एज अ सिगरेट कंपनी। हमारा एफएमसीजी बिजनेस 10,000 करोड़ के ऊपर है, हमारा जो होटल बिजनेस है वह भी रिकवर कर रहा है, आईटीसी भद्राचलम के भी अच्छे दिन इस समय आ चुके हैं, और जो आईटीसी के अंदर इन्फोटेक बिजनेस है वह भी ठीक ठाक काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक मैसेज करना चाहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, जी हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और मार्केट जो हमें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहा है, क्योंकि जब आप सिगरेट के अंदर हैं तो ईएसजी कंसर्न्स आ रही हैं, वह शायद मार्केट को अब आईटीसी के टोटल मिक्स्ड बिजनेस का वैल्यूएशन देना चाहिए। मगर शॉर्ट टर्म में क्योंकि स्टॉक प्राइस एक्साइटेड हो गया था, पहली बड़ी एनालिस्ट मीट आईटीसी की, क्या होने वाला है, क्या अनाउंसमेंट आने वाला है, तो उस पहलू से अगर बात करें, उस एस्पेक्ट की अगर बात करें, तो वहां नया कुछ नहीं आया है। तो जिन्होंने शेयर लिए थे ये सोच करके भाई आईटीसी के एनालिस्ट मीट में बड़ा कुछ आएगा और शेयर बढ़ेगा, तो शायद वो लोग जरूर डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। ओके, तो कुछ फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह के अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिले आईटीसी की पहली एनालिस्ट मीट में। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम फैक्टर्स पर, मुद्दों पर आपकी राय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए, अब आईटीसी पर बात हो रही थी तो इस खबर पर ही रहते हैं और इस पर कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से शिरीष परदेशी मौजूद हैं। शिरीष, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप इस स्पेस को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, एफएमसीजी को। तो कल जो एनालिस्ट मीट हुई, आईटीसी की पहली एनालिस्ट मीट थी जिस पर की सबकी नजर थी, आपका क्या एक्सपेक्टेशन था इस मीट से, और उसके सामने जो भी आउटकम निकल कर आए हैं उस पर आपका क्या टेक है, कैसे देख रहे हैं इसे? पूजा जी, धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो में बुलाया। दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, लोगों को ध्यान में रखना है कि आईटीसी अभी तक तो कभी इतना ओपनली कभी एनालिस्ट कम्युनिटी को मिला नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली आपको ये भी ध्यान देना है कि आईटीसी के जो बिजनेसेस हैं, कोई एक आम आदमी के समझ के बाहर है। और इसमें बड़ी बात जो है, जो कल की एनालिस्ट मीट जो थी, ये जो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, ये जो हमने सोचा था कि बहुत सारी अनाउंसमेंट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका एक कारण है कि आईटीसी इज अ वेरी बिग कंपनी। वो कंपनी की जो साइज है और जो बिजनेसेस हैं, उसमें एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर के हिसाब से आईटीसी 3 टियर जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से काम करती है। तो मेरा मानना है कि कल की जो इंटरेक्शन थी उसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कंपनी ने काफी कुछ हमारे को बताया कि फ्यूचर में कंपनी की क्या चैलेंजेस रहेंगे और हाउ कंपनी इज ट्राइंग टू गियर अप। और ये जो डिजिटल फोकस और जो इंटरवेंशंस जो दुनिया में चल रहे हैं, और इसका एडवांटेज आईटीसी कैसे उठा रही है, वेदर दे हैव ट्राइड टू यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज की पिछले 1-1.5 साल में कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्चेस का स्पीड बढ़ाया है, या स्पीड जो जिस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो सब उन्होंने हमारे को बताया, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस तो पक्का बढ़ा है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ कंपनी ने अपना कारोबार बढ़ाने के बारे में बात नहीं, कंपनी ने अपने कारोबार में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी वो बताया, और आगे जाके जो चैलेंजेस आएंगी उसके लिए कंपनी किस तरह निर्भर हो सकती है। और ये सब चीजें मेरा मानना है कि आईटीसी के साइज की कंपनी ने रेगुलरली बताना एक बड़ी बात है। सो आई थिंक when you say outcome, I think I'm very positive that this kind of ये जो इंटरेक्शन होती है, इसको थोड़ा रेगुलराइज हो जाए तो आई थिंक लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आईटीसी के ऊपर, और वो उसमें भी थोड़ा लोगों को भी थोड़ा एक तेजी आएगी, और आई थिंक मेरे हिसाब से निवेशक को थोड़ा फायदा भी ज्यादा हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनालिस्ट मीट भी होगी और बिना एनालिस्ट मीट के भी शेयर 200 से लेके 240 के बीच में ही था। अभी क्या करना चाहिए जब एनालिस्ट मीट भी हो गई और वहां से आउटकम भी आ गया? तो अभी लेना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, अभी करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से 2 या 3 बातें लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो पहली बात है कि कंपनी ने ये टाइम पर आपको खुलकर बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारे ग्रोथ लीवर्स क्या है।
तो आई थिंक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके हिसाब से तो ये दिस प्राइस इज अंडर प्राइस, आई कैन से दैट। उनके लिए तो ये बड़ी बात है कि दे कैन ऐड इन दी शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म निवेशक जो हैं उनके लिए तो ये डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, तो उनके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बट आई थिंक व्हाट कंपनीज इज वेरी सैड कि होटल का डीमर्जर जो है वो तो होगा, लेकिन आज की तारीख में जब बिजनेस थोड़ा नुकसान में है तो उसको ये पीरियड में न बेच के थोड़ा आगे पीरियड में बेचेंगे तो उसका कंपनी को भी फायदा होगा और शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। तीसरी बात जो कंपनी ने कही वो ध्यान देने की बात है कि कंपनी ऑलरेडी आपको 80 से 85% डिविडेंड पे आउट कर रही है, और आज की तारीख में कंपनी ने वही कंफर्म किया कि यदि निवेशकों को लगता है कि हम बायबैक करें और यदि वो बायबैक प्रपोजल अच्छा लगता है तो वी विल टेक इट टू द बोर्ड। वी आर नॉट एप्रीहेंशन अबाउट कि हम अभी नहीं करना चाहते या बाद में करें या नहीं। वो एक मायना है, वो एक दरिया है कि निवेशकों को हाउ वी कैन बेनिफिट। सो आई थिंक ये 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी जो उन्होंने बताई, और उन्होंने रीरेटरेट की कि कंपनी इज कमिटेड कि हमारा निवेशकों को फायदा देने का कोई भी अच्छा नजरिया है तो हम उसको जरूर अपनाएंगे। बिल्कुल। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नजर से कोई बड़ी खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। आईटीसी के इन्वेस्टर्स शायद जो हैं थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर होंगे और आज स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। शुक्रिया शीरीष इस जानकारी के लिए और हमारे साथ आज बने रहने के लिए और इस पर व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे और भी सेक्टर्स पर बात होगी, टेक्निकल नजरिया भी होगा, कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज मार्केट के अंदर फिर से एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ा उतार चढ़ाव तो आपको नहीं आज दिखेगा, हल्का सा एक रेंज पे ही कामकाज हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल कर काम कीजिएगा। 17,300 एक अहम पड़ाव है, अगर ये टूटता है तो फिर दिक्कत मार्केट के अंदर बढ़ सकती है। खैर एनी हाउ, अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा आज के खबरों वाले शेयर्स पे। मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ आईपीओ वाले मार्केट वाले शेयर से, और आईपीओ मार्केट के जो शेयर्स हैं पहले वो आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप जरा देखिएगा उन सब में हमको करना क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको स्क्रीन पे आएगी, उसमें एडेसिव का जो आईपीओ खुला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आज जो प्राइस बैंड है वो करीब 250 रुपये के आसपास का है। इस पे आज से ओपनिंग हो जाएगा, इस पे कामकाज आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे शेयर्स हैं जिनमें आज आईपीओ का कामकाज है उसमें डाटा का पैटर्न है, ये 3-3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसका पहला दिन तक के आंकड़े बता रहा हूँ। मेट प्लस के अंदर दूसरे दिन तक के आंकड़े हैं, करीब 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, और जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन करीब 2.5 गुना का है। मेट्रो ब्रांड का जो आईपीओ है इसका आखिरी दिन तक का जो डाटा है वो ये था कि 3.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन 1 गुना और इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन करीब 3 गुना से ज्यादा था। फाइजर पे खबर आई है कि मूडीज ने इनके आउटलुक में बदलाव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और रेटिंग भी A2 रेटिंग को बरकरार रखा है। एक और खबर है जो फाइजर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी वैक्सीन ले लेते हैं तो ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो 70% तक कम हो जाएगा। नेटको फार्मा खबर यह है कि ये यूएस की अपनी सब्सिडरी के जरिए डैश फार्मा में खरीदारी कर सकती है। $1.18 करोड़ के अंदर ये खरीदारी हो सकती है, ऐसी खबर नेटको फार्मा के लिए है। एनबीएफसी पे तो आपको पता ही है, ध्यान रखना है, क्योंकि आरबीआई पीसीए जिसको हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस कहते हैं उसके नियम लेके आ रहा है 1 अक्टूबर 2022 से, और उसके बाद से इस पे आज एनबीएफसी पे आपको थोड़ा फोकस रखना होगा। ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि एनबीएफसी पर लागू हो जाएगा। सीमेंस कह रहा है हमने बैटरी के लिए एलजी एनर्जी के साथ करार कर लिया है, और ये बैटरी वाली कंपनीज पे ध्यान रखिएगा, जहां जहां पे करार हो रहे हैं वो सारी कंपनी को रीरेट कर रहा है मार्केट। सीमेंस पहले भी कई दिन से चल रहा है। एचडीएफसी एएमसी गिफ्ट सिटी में सब्सिडरी बनाने को इनकी मंजूरी मिल गई है, तो एचडीएफसी एएमसी के लिए पॉजिटिव खबर है। आगे बढ़ते हैं, जीआर इंफ्रा पूर्वांचल एक्सप्रेस से पूरा करने के लिए इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप पूरा कर सकते हैं। जीआर इंफ्रा थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है बट एक पॉजिटिव
पॉजिटिव खबर है इसके लिए। और दूसरा FSN ई कॉमर्स, जिसको हम नायका कहते हैं, भारत में मोदीफेस और लॉरेल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करार कर रही है, तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। ये कुछ एक खबरें थी जो कि आज स्टॉक स्पेसिफिक होंगी। पूजा के पास चलते हैं और वो जरा आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बता देती है। पूजा, जरा रिपोर्ट्स बता दीजिए ब्रोकिंग हाउसेस की। जी डिम्पी, तो शुरुआत M&M से करेंगे। CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य 1220 रुपए प्रति शेयर का है। इनका यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रैक्टर और LCV सेगमेंट में काफी बड़े कुछ लॉन्च आने वाले समय में हो सकते हैं, तो उससे इनके जो फाइनेंशियल्स है वहां पर सुधार होगा। 2024 तक के लिए जो एस्टिमेट है वो भी बढ़ा दिया है, तो 1222 के लक्ष्य यहाँ पर M&M पर देख रहे हैं। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट पर CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 415 रुपए प्रति शेयर का। जी सोनी के मर्जर के बाद आगे और भी ग्रोथ की क्षमता जो है वो बढ़ गई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर लगातार ब्रोकरेज हाउस की कवरेज बनी हुई है और इस पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की राय बरकरार है, लक्ष्य देख रहे हैं 1775 रुपए प्रति शेयर का। अब बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन की। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी बनी हुई है। रिबॉक के साथ जो अनाउंसमेंट किया था इन्होंने डील का, उसके बाद खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 320 रुपए प्रति शेयर का है। कंपनी के पोर्टफोलियो में आगे आने वाले समय में और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। सिटी की रिपोर्ट ITC पर भी आई है, न्यूट्रल की राय बरकरार है और मैनेजमेंट के हिसाब से अभी भी और मार्जिन कंपनी बढ़ा सकती है। इस तरह के आउटकम्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, तो न्यूट्रल की राय बरकरार ITC पर। और आखिर में बात करते हैं JP मॉर्गन की। L&T पर रिपोर्ट जारी की है JP मॉर्गन ने, ओवरवेट की राय बरकरार है, लक्ष्य 2300 रुपए प्रति शेयर का देख रहा है। कंपनी ने कुछ ऑर्डर इनफ्लोज की अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद ये रिपोर्ट आई है और आने वाले समय में उनका मानना है कि इसी दर पर जो ऑर्डर इनफ्लो है वो आने वाले समय में भी बरकरार रहेंगे। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। जी प्रियंका। चले बिल्कुल, तो शुक्रिया ब्रोकरेज बताने के लिए। और अब चलते हैं आगे। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट NBFC स्पेस से जुड़ी हुई, क्योंकि RBI ने यहाँ पर PCA फ्रेमवर्क को लेकर कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट्स किए हैं और इस पर हमारे साथ गौरांग शाह भी अब जुड़ गए हैं शो में बात करने के लिए। गौरांग, मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए जो फ्रेमवर्क जारी किया गया है, अब इसमें 3 थ्रेशहोल्ड भी डिसाइड हुए हैं और अगर थ्रेशहोल्ड टूटते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी। आप कैसे देख रहे हैं स्टेप को? धन्यवाद प्रियंका, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वित्तीय क्षेत्र या NBFC क्षेत्र ही नहीं, लेकिन कहीं पर भी अगर कुछ खामियां या खामियाजा पाया गया और उस पर अगर निर्णायक तरीके से समय पर काम नहीं किया गया, तो मेरे ख्याल से वो आगे जाकर के एक बहुत बड़ा कारण खड़ा कर सकते हैं और काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको आपकी देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर जो है वो स्थिर रूप से बना करके रखनी है, तो मेरी सोच ये समझ ये कहती है कि आपका वित्तीय क्षेत्र काफ़ी मजबूत होना चाहिए और वहाँ किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कमजोरी को लेकर के। और ऐसा इतिहास में हो भी चुका है प्रियंका कि इस क्षेत्र को लेकर के और कुछ कंपनियों को लेकर के काफ़ी कुछ दिक्कतें खड़ी हुई, ना तो सिर्फ अधिकारियों के लिए बल्कि बड़े तौर पर जो निवेशक होते हैं उनके लिए, और जिनका पैसा यहाँ पर रखा गया होता है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक सक्षम रूप से कदम है। शायद जो कमजोरियाँ थी उनको दूर करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। शायद इस खबरों को लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है, लेकिन हम जियोजित में ये राय दे रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को कि अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है तो वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग और NBFCs जो मजबूत मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं वहां पर आपको मौके ढूंढने चाहिए निवेश करने के लिए। तो अगर इस कारण को लेकर के कुछ कमजोरी होती है आज, तो अच्छी कंपनियों में निवेश का मौका होगा। सकता है यहाँ पर एक सेंटिमेंटल इफेक्ट हमें देखने को मिले NBFC, और अच्छे NBFCs को ऐड करना चाहिए, ये गौरांग की राय रहेगी। एक बार शुगर स्टॉक से भी राय ले लेते हैं। राजेश, शुगर स्टॉक्स आज फोकस में होंगे, हालांकि हम देख रहे हैं कई दिनों से इनमें एक अच्छी मूव भी थी, लेकिन आज जिस तरह से WTO की तरफ से सब्सिडी को लेकर कंसर्न्स आ रहे हैं, इंडिया जिस तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सब्सिडी दी है और उस पर बाहर की कुछ कंट्रीज ने ऑब्जेक्ट उठाया, तो उस पर आपको क्या लग रहा है, माफ कीजिएगा, शुगर स्पेस पर कैसा एक्शन देखने को मिल सकता है?
प्रियंका जी देखिए, अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से शुगर स्टॉक्स में जरूर एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी प्राइस ब्रेकआउट स्टॉक्स पे अभी भी विजिबल नहीं है, बट जिस तरीके से एक्टिविटी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, हमें लगता है यहाँ पे बलरामपुर चीनी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है और ऑलमोस्ट ये अपने हायर बैंड की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 345 346 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बलरामपुर चीनी के लिए हायर साइड पे। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता है तो फिर हमें लगता है स्टॉक में एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 365 380 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो एक बड़ा कंसोलिडेशन हमने सभी शुगर स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ हफ्तों में देखा है। हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जरूर प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखेगा, तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रख के बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए। डिप्स में ऐड करें, 310 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और हायर साइड पे हमें लगता है सूनर और लेटर इसमें ब्रेकआउट जरूर होगा। 365 380 तक के अपसाइड के टारगेट बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बलरामपुर चीनी को लेकर यहाँ पे राजेश पल्लवी अपनी राय रखते हुए, लेकिन इस बीच क्योंकि पीसीए के नॉर्म्स एनबीएफसीज के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, एक व्यू और ले लेते हैं। प्रभुदास लीलाधर की श्वेता मेरे साथ जुड़ी हैं। श्वेता, पहले तो बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। देखिए, जब भी कोई रेगुलेशंस बनते हैं ना, उसमें थोड़ा समय लगता है, कंपनीज भी जानना चाहती हैं, इन्वेस्टर्स भी समझते हैं। आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये जो पीसीए के नॉर्म्स एनबीएफसीज पर लागू किए जा रहे हैं, 3 अलग अलग चरण हैं इनके, तो आप इसको कैसे देखते हैं और एनबीएफसीज के लिए कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है ये? लगता है शायद अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे उनसे बात होती है वापस से उनसे हम संपर्क करके एक बार ये पीसीए नॉर्म्स के बारे में उनसे डिटेल हम ले लेंगे। लेकिन इन बिटवीन कुछ एक शेयर्स भी हैं, कुछ एक मार्केट के अंदर चीज़ें हैं जो आज ध्यान रखनी होगी। ओके, ठीक है श्वेता जी, आप सुन पा रहे हैं लाउड एंड क्लियर? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, नहीं भी बात नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, संतोष जरा 1-2 शेयर्स दिखे, जरा जीआर इंफ्रा का एक शेयर चेक करना। इनको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है। ये शेयर थोड़ा अच्छा चला हुआ भी है पहले, जरा जीआर इंफ्रा चेक करो। ये एक शेयर कितना ठीक दिख रहा है आपको, खबर है इसके अंदर आज? जीआर इंफ्रा में सितंबर में एक बड़ा मूव देखने को मिला था और उसके बाद स्टॉक हाई 23 के हाई से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, 1700 तक आ चुका है और इसी जगह से सितंबर में मोमेंट देखने को मिला था। तो आई बिलीव फिर से इस लेवल पर डिमांड आ सकती है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया जा सकता है 1625 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से 1950 से 2000 के टारगेट के लिए देखा जा सकता है। तो नोट पर इंटरडे एक स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो जीआर इंफ्रा पे संतोष ने अपनी राय रखी है। लेकिन खैर इस बीच हम लगातार जो स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही है और जो मैक्रो इवेंट्स घट रहे हैं उस पर लेकर बड़े मेहमानों से भी बातचीत कर रहे हैं। मधु केला से कल हमने बातचीत की थी अलग अलग मुद्दों पर, करीब 35 मिनट तक के आसपास का इंटरव्यू था। बेहतरीन इंटरव्यू है, आप ज़रूर देखिएगा। उसके कुछ एक अंश आपके सामने हम रख रहे हैं। बेयर मार्केट सर्वाइवर, तो बेयर मार्केट तो है नहीं, अब बुल मार्केट है। तो एक मैं नया टर्म शायद ऐड करता हूं, फ्रॉम बेयर मार्केट सर्वाइवर टू बुल मार्केट विनर्स। तो ये बुल मार्केट विनर कौन से होंगे इस बार? यही सेक्टर जो अपन ने बात किया निकुंज, बुल मार्केट विनर्स के लिए आपको फाइनेंशियल्स में देखना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग थीम में देखना पड़ेगा, आपको जो कंपनियां सिक्लिकल अपटर्न में पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमी में, जो लोग सरवाइव कर चुके हैं और अब जो लोग ग्रोथ पाथ में हैं। और एक निकुंज जो थीम जिसमें मैं रियल में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ वो है चाइना प्लस थीम। तो चाइना ने वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग को लास्ट 15-20 साल में डोमिनेट किया है, राइट, क्योंकि बहुत सस्ता था, सस्ता बहुत पैसा था वहां पे, पोल्यूशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था एंड सब लोगों को चाइना से आउटसोर्सिंग करना था। पर ये पैंडेमिक की वजह से मुझे लगता है अब लोग चाइना प्लस देखेंगे जरूर। कितना भी सस्ता वहां मिलेगा ना, आदमी एक अल्टरनेट सोर्स जरूर चाहेगा, चाहे वो एपीआईज के लिए हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स के लिए हो, चाहे वो केमिकल्स के लिए हो, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, चाहे और
वहां पे अभी देखिए लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, वहां पे पावर कॉस्ट बढ़ रहा है, वहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है, वहां पे पोल्यूशन की वरीज अभी आ रही है। और एज कंपेयर विद दैट इंडियन गवर्नमेंट आपको पीएलआई दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट प्लीथोरा इंसेंटिव्स दे रही है लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स जो कभी अपने देखते देखते 30-35% हुआ करता था, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए हमने 15% कर लिया है। तो मुझे लगता है ये चाइना प्लस जो थीम है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल थीम है। अगर मुझे एक चीज आपको आज कंट्रीब्यूट करना है तो वो ये होगा कि आप ये चाइना प्लस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थीम्स में आप विद इन दिस आप एक स्मॉलर थीम्स बनाइए और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखिए। यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी काफी समय के लिए ये थीम चलेगी और यहाँ पे काफी सारे विनर्स निकलेंगे। तो चाइना प्लस थीम जो है मधु, वो सब सेक्टर्स में अप्लाई करता है, टेक्सटाइल में अप्लाई करता है, ऑटोज में अप्लाई करता है, केमिकल में अप्लाई करता है। तो थोड़ा नैरो डाउन करते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना प्लस वन का कौन हो सकता है? देखो ये कह पाना अभी बहुत कठिन है, ट्रस्ट मी, क्योंकि अगर केमिकल में भी कोई लीडिंग कंपनी है ना, वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। आपको लगेगा कि ये काफी वैल्यूएशन बढ़ गया है या काफी स्टॉक रन अप हो गए हैं, पर ये बहुत बड़ा स्कोप है निकुंज। $50 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है एपीआईज का चाइना में, एपीआई एंड एपीआई रिलेटेड आइटम्स का। इंडिया का 5 बिलियन है। वहां का अगर फ्लैट भी रहता है ना तो इंडिया का डबल हो सकता है 3-4 साल में। तो ये कह पाना कि कौन सी इंडिविजुअल कंपनी इसको कैपिटलाइज कर पाएगी या कौन सा मिनी सेक्टर कैपिटलाइज कर पाएगा, ये अभी मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं तो 25-40 कंपनियों की लिस्ट बना के बहुत ही क्लोजली इसको फॉलो कर रहा हूँ। इन कंपनी से हम बात करते हैं और हमको सब कंपनी से रिअफर्मेशन है कि आप जो बोल रहे हो और ये आप जो सोच रहे हो ये सही है। अभी आप देखिए 4 दिन पहले कॉटन का यूएस ने बैन कर दिया। ये भी एक बड़ा थीम है। द जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड चाइना, वो 100% कुछ इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए, कुछ इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपने कॉटन ही बैन कर दिया, वो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है। अब अगर मैं अमेरिका में कॉटन टेक्सटाइल्स चाइना से नहीं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा तो कौन सी बड़ी कंट्री है जहां पे और कॉटन की बड़ी कैपेसिटी है, टेक्सटाइल की बड़ी कैपेसिटी है? इंडिया सर्टेनली इज वन ऑफ देम। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि इसमें 5-7 थीम्स में इंडिविजुअल कंपनीज को देखना पड़ेगा रादर देन सेक्टर एज ए होल। ओके, तो ये तो ही मधु केला की राय मार्केट पर, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स जिन पे कल भी एक्शन था और आज भी खबरों में है। इसमें एक फार्मा स्पेस की कंपनी है फाइजर। फाइजर में राजेश आप सजेस्ट करिए आज कैसा ट्रेड सेटअप दिख रहा है। कल हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में करीब करीब 6% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी और आज भी खबर आ रही है कि मूडीज ने जो अपनी आउटलुक है वो रिवाइज कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है। तो इस शेयर को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या इन स्तरों से और भी तेजी देखने को मिल सकती है? क्या ये सही समय है एंट्री लेने का इस स्टॉक में? तो बिल्कुल देखिए पूजा जी, स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा था। अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा था। लेकिन कल का जो एक्शन था वो काफ़ी इनकरेजिंग था। कल काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखा स्टॉक में और जो एक बाउंस लोअर साइड से देखने को मिला, हमें लगता है कि इसमें अपसाइड और यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक में जो इमीडिएट हर्डल यहाँ पे बना हुआ है वो है करीब 5400 5450 के आसपास। तो वहां तक तो हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 5450 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस पुल बैक के लिए। अगर ये उस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर स्टॉक में और भी अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अभी बाय करने की सलाह रहेगी। 5100 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें और टारगेट जो हम प्रोजेक्ट करेंगे अभी इमीडिएट ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के हिसाब से 5450 तक के टारगेट हमें लगता है बिल्कुल इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहा फाइजर पर आपको दे दी गई। एक और स्टॉक जिसमें कि कल काफी एक्शन था वो है आदित्य बिरला फैशन। रिबॉक की जो एक्सक्लूसिव राइट्स इनको मिली हैं उसके बाद देखिए 7% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। संतोष आप सजेस्ट करिए आज के लिए टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है इस शेयर के लिए? रिपोर्ट्स भी 320 तक के लेवल्स इस स्टॉक के लिए देख रहे हैं। तो क्या स्टॉक में ये जो तेजी आई है जिसको खरीदना है खरीद लें या फिर थोड़ा वेट करें?
इस स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक है, तो इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 10 to 10 पॉइंट्स का और मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 300 पे एक हर्डल आएगा, वहां पे थोड़ा अटक सकता है। 300 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर डेफिनेटली 320 340 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। नीचे की ओर अगर किसी वजह से डिप मिलता है 270 से 265 की रेंज में, तो दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, आदित्य बिरला फैशन वीक हम देख रहे हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड कितने दिनों से बस था इसमें, और कल जिस तरह से न्यूज आई इन्हें रीबॉक की अब लाइसेंसिंग एग्रीमेंट मिल गई है इंडिया में, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा स्कोप इस सेक्टर और इस स्टॉक के लिए बनता है। एक बार उन स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं जिन पर आज वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है। वन ऑफ द स्टॉक इज पेटीएम। राजेश, कैसे देख रहे हैं आज पेटीएम का सेटअप? जाहिर तौर पर वॉलेटिलिटी आ सकती है, एंकर लॉक इन पीरियड हमने देखा, नायका वाज एन एग्जांपल, और अपने इशू प्राइस अराउंड अबाउट 20% तक नीचे चल रहे हैं कई सारे स्टॉक्स, ये तो और ज्यादा है। आपको लगता है अगर वॉलेटिलिटी आज देखने को मिलती है तो यहाँ डिप में एक्यूमुलेशन के मौके बनते हैं? चार्ट सेटअप कैसा दिख रहा है आज का? काफी बड़ा सेटअप या हिस्ट्री तो नहीं है चार्ट की, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन जितना डेटा है उसके हिसाब से तो स्टॉक में एक करेक्शन का दौर यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में हायर साइड पे सप्लाई देखने को मिला, हमें लगता है 1400 1370 ये एक रेंज रहेगी जहाँ पे इसको एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो डिप बिल्कुल मिलती है, अगर 1370 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है, 1400 के आसपास आता है, तो वहाँ पे बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑन द अदर हैंड अगर इसमें हायर साइड पे 1550 का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में फिर एक रिवर्सल के साइन नियर टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखेंगे। तो जब तक 1550 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है, हमें लगता है थोड़ा सा सप्लाई जरूर रहेगा और प्रेशर रहेगा स्टॉक में। बट लोअर साइड पे जो बेस बना हुआ है वो 1370 के आसपास अच्छा बेस बना हुआ है, तो हमें लगता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से वहां पे बाय करें, डिप्स का इंतजार करें, तो थोड़ा नीचे में एक्यूमुलेट करेंगे तो वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्कआउट होते हुए अच्छी दिखेगी। बिल्कुल। तो यानी वॉलेटिलिटी में यहाँ पर डिप में बाइंग करने के मौके बन सकते हैं, तो नजर जरूर बनाकर रखिएगा इस स्टॉक का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे, कहीं न जाएगा। लवासा पुणे के बाहरी इलाके में स्थित भारत का पहला निजी तौर पर बनाया हुआ स्मार्ट सिटी है। डाविन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डाविन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक शाखा है। डाविन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लवासा कॉर्पोरेशन कमेटी को एक संशोधित बोली के साथ नई योजना पेश की है। सूत्रों के मुताबिक डाविन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कुल 1814 करोड़ रुपए की समाधान योजना का प्रस्ताव रखा और बोली लगाकर सभी कंपनी में सबसे आगे निकल गई। 15 दिसंबर को लवासा कमेटी स्मार्ट सिटी के प्रस्तावों पर वोट करेगी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खरा सौदा और मेरे साथ स्टूडियो में अजय भी हैं। अजय, मॉर्निंग पहली नजर आज हमें फेड की कमेंट्री पर, इनफैक्ट कमेंट्री तो आज निकल कर आई, कुछ इंडिकेशंस आए ना उसमें क्लियरली उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है, यानी और मोरओवर उन्होंने तो फोरकास्ट भी दिए 22 के 23 के कि मल्टीपल टाइम्स रेट हाइक होगा। कैसे देखना चाहिए? एक्चुअली देखिए, स्वदेश के व्यूअर्स को ये बात समझनी चाहिए कि बाजार बहुत डर गया, बहुत डर चुका है, और ये मैटर इतना डरने वाला है नहीं एक्चुअली। और इन्फ्लेशन का इकोनॉमी में आना शुरुआती दौर में रिकवरी का साइन होता है एक्चुअली। उस रिकवरी को ओवरहीट नहीं हो जाए और एसेट क्लासेस ओवरहीट नहीं हो जाए, इसलिए फेड जो है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा सिस्टम से बाहर निकालेगी। ये एक बुनियादी तौर पे आपको समझना है कि इन्फ्लेशन का आना हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, वो एक अर्ली रिकवरी में स्ट्रेंथ आ रही है, इसका भी साइन होता है। और पिछली साइकिल में कुछ 12 या 14 बार रेट हाइक हुआ था, उसके बाद हम लोग बहुत फ्लेयरिंग बुल रन में थे। लोग ये भूल जाते हैं, बिकॉज 90% आज बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा इस समय जो बाजार में है, वो लास्ट साइकिल उन्होंने याद नहीं आ रहा है। तो 5 साल में कुछ 14 रेट हाइक आए थे, उसके बाद ही बाजार बहुत अच्छा चला था क्योंकि ग्रोथ थी ओवरऑल। आज शायद ओवरऑल इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, बल्कि इंडिया में तो सॉलिड ग्रोथ है। और हम लोग जिस हिसाब से कमेंट्री आ रही है हमारे आरबीआई गवर्नर की, लैग करेंगे बाहर के रेट हाइक्स को, तो इतने परेशान, मुझे तो ये लग रहा है, सेंस ये आ रहा है कि एक बार ये इवेंट आउट ऑफ द वे हो गया तो एक जबरदस्त पुल बैक का केस बनता है। कल आप देखिए बाजार थोड़ा करेक्ट हो गया है 17,600 जाके 17,300 के आसपास, लेकिन जितने भी लोग से हम बात कर रहे हैं वो उनके बाय कॉल ज्यादा है, उनको करेक्ट हुए वाले स्टॉक्स में वापस जाने की उत्सुकता है।
तो मैं इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। हाँ, उनकी कमेंट्री जरूर इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखिए जबरदस्त एक्शन ऑलरेडी हो रहा है। हमारे गेस्ट तो हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। गौरांग, आपने तो लास्ट साइकिल में भी देखा था, रेट हाइक आए, जबरदस्त ग्रोथ चल रही थी। शायद हम ये कह सकते हैं कि इस बार उतनी ग्रोथ नहीं है, एकदम ग्लोबल और डोमेस्टिक ग्रोथ उतनी तालमेल के साथ नहीं है, फिर भी ग्रोथ तो ठीक ठाक ही है, इतना डरने की जरूरत है नहीं। वैसे फेड की कमेंट्री से टेपर को लेके अब तो फैक्टर ही नहीं हो गया है, लास्ट 6 महीने से वो लगातार इस पे बात कर रहे हैं। अजय, अगर किसी देश को फर्क पड़ता चाहिए इस टिप्पणियों को लेकर के फेड की, तो मेरे ख्याल से वो अमेरिका में अर्थव्यवस्था और अमेरिका शेयर बाजार को ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि हमें इतनी दूर बैठ करके ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान माननीय गवर्नर साहब क्या कहते हैं, एमपीसी क्या कहती है और क्रेडिट पॉलिसी क्या कहती है, इस पर होना चाहिए। और पिछले 20 महीनों में जो परिस्थिति रही थी ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, और तब कैसा माहौल था और अब कैसा माहौल है, और हम अब कहाँ पर खड़े हैं जहाँ तक विकास दर का सवाल है। और यहाँ करके अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से महंगाई दर भी नियंत्रण में लग रही है, ब्याज दरें भी अच्छे स्तर पर है। विकास दर को लेकर के जो आंकड़े पिछली बारी आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो करीबन 8.40 के थे, और गवर्नर साहब ने टिप्पणी करी थी कि 9.40 या 9.50 तक जाने की हम क्षमता रखते हैं, और शायद वो एक बहुत ही जो ड्रीम डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे थे वहां तक भी पहुंचे। तो मैं ये मानता हूं कि बाजार में करेक्शन आता है तो वो अच्छी कंपनियों में खरीदारी का मौका होता है, और यही विचार हमने पहले भी रखा था। और अजय, मैं उस हद तक जाकर के टिप्पणी करूंगा कि 57,000 के नीचे सेंसेक्स नीचे के तरफ के दायरे मुझे काफी सीमित लगते हैं, और 17,000 के नीचे के निफ्टी के दायरे मुझे काफी सीमित लग रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो स्तर हम देख रहे हैं, अगर किसी को लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो पूरी ताकत लगा करके निवेश न करे, धीरे धीरे करके किश्तों में शुरुआत करे और गिरावट पर जोड़ते जाए। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले तीसरी चौथी तिमाही के नतीजे और आने वाले वित्तीय वर्ष के नतीजे काफी बेहतर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए निकुंज की भी राय जान लेते हैं, इस समय वो किस तरह से बाजार को देख रहे हैं, कौन से फैक्टर्स पे उनकी नजर है। निकुंज बताइए। गुड मॉर्निंग। ये हफ्ता जो शेयर बाजार के लिए जा रहा है, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन जो शेयर बाजार के लिए गए इतने खराब नहीं गए हैं। आप निफ्टी पे अगर आप नज़र रखें तो 17,000 के ऊपर अभी भी निफ्टी बरकरार है। बैंक निफ्टी के अंदर जो एक उछाल हमने देखने को मिला था, उस उछाल के बाद इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी। मार्केट ब्रेथ को भी हमने कोई खासा डैमेज नहीं देखा है, और ये जब इस प्रकार का पैटर्न हम देख रहे हैं जबकि एफआई की बिकवाली लगातार चल रही है। 20 दिनों से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट सेलर्स। उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़े मंदी के आसार नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर हो रहा है, कुछ स्टॉक्स के अंदर करेक्शन ज़रूर आ चुका है, मगर बाय एंड लार्ज जो मार्केट का एपेटाइट इस समय है, कोई बड़ी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के ट्रेंड्स नहीं आ रहे हैं। तो सब लोगों से जिनसे मैं बात कर रहा हूं उनकी 2 राय वहां से आ रही है। एक राय तो ये जी, यह साल बहुत अच्छा गया है और अगले 15 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड में परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो अगर आपने इस साल अच्छी कमाई करी है तो कमाई को प्रिजर्व करिए। सेकंड जो एक ओपिनियन आ रही है, सेकंड ओपिनियन ये आ रही है कि इस समय कोई न्यूज़ ट्रिगर नहीं है, क्योंकि इस समय कोई न्यूज़ ट्रिगर नहीं है तो मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी रहेगी वह कम हो जाएगी, वह थोड़ी इस समय कम हो सकती है, और हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ चुनिंदा शेयर जो इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं, शायद उनके अंदर लास्ट के 3-4-5 दिनों के अंदर किसी प्रकार की विंडो ड्रेसिंग या एनएवी ड्रेसिंग हम जिसे बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है शेयर बाजार के अंदर, जहां पे एनएवी को एक लेवल तक लाना चाहते हैं बिकॉज आपके ईयर एंड बोनसेस लिंक्ड है, हो सकता है उस प्रकार का हमें कुछ स्टॉक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट देखने को मिले। मगर एक बात तो तय है कि क्योंकि एफआई सेलिंग इस समय है, तो जिन स्टॉक्स के अंदर एफआई ओनरशिप ज्यादा है, खास करके प्राइवेट बैंक्स, कंज्यूमर कंपनीज, उन स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं धीमापन है। तो आप बात करें एचडीएफसी बैंक, सडनली वो एसबीआई को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बात करें एचयूएल को, एचयूएल इस समय आईटीसी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बात करें उन बड़े स्टॉक्स की जिसमें एफआई होल्डिंग ज्यादा है, आईटी, बड़े बैंक्स,
कुछ चुनिंदा कंज्यूमर कंपनीज, उनके अंदर हम देख रहे हैं कि इस समय थोड़ा नरमी का रुख जरूर है। सो वेरी क्लियरली अगर नरमी का रुख होगा, अच्छे स्टॉक्स को आपको स्टॉक पिकिंग करनी है। यही एक विजडम है और यही वाइज एडवाइस हमें निकुंज में हमेशा देते हैं। चलिए अब वक्त है अब इस वक्त की ब्रेकिंग का। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये ब्रेकिंग है, एक्सक्लूसिव है। 15 जनवरी तक एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को हैंडओवर कर दिया जाएगा। पूरी डिटेल्स एक्सक्लूसिव खबर की समीर के पास है। समीर बताएं पूरी डिटेल्स। एयर इंडिया की कमान टाटा को सौंपने की दिशा में सिविल एविएशन मंत्रालय ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार ने लक्ष्य ये रखा है कि 15 जनवरी 2022 तक एयर इंडिया को उसके नए मालिक टाटा तक न केवल पहुंचाया जाए बल्कि नया मैनेजमेंट टाटा का इसकी पूरी कमान अपने हाथ में ले ले। तो 15 जनवरी 2022 का एक बड़ा लक्ष्य इस वक्त सिविल एविएशन मंत्रालय ने रखा है, सूत्र ये बता रहे हैं। और इसको लेकर के एयरलाइन को यानी कि एयर इंडिया को भी कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया में वो तेजी लाए। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एयर इंडिया अपनी ग्रुप जनरल मीटिंग बुला सकता है। ग्रुप जनरल मीटिंग के बाद में जो मौजूदा 4 डायरेक्टर हैं एयर इंडिया के, इसके अलावा जो सीएमडी हैं, चेयरमैन हैं, वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इस्तीफा सौंपने का सीधा मतलब यह है कि जो नया मैनेजमेंट होगा उनके लिए रास्ता साफ हो पाएगा कि वो एयर इंडिया में अपने लोगों को बिठा पाए और नया मैनेजमेंट वो टेक ओवर कर पाए। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं, एयरलाइन के सूत्र, कि ये जो पूरा लक्ष्य है 15 जनवरी 2022 का, ये बड़ा लक्ष्य है, काफी चुनौती भरा लक्ष्य है, क्योंकि अभी भी कई सवाल हैं, कई दिक्कतें हैं जिनको सुलझाने की जरूरत है। मसलन जो मौजूदा टॉप मैनेजमेंट है एयर इंडिया का, इनका भविष्य क्या होगा, इनका रोल क्या होगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाने बाकी हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इशारा साफ है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, विनिवेश तो सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, लेकिन नया मैनेजमेंट एयर इंडिया का जो आना है और कमान जो टाटा को सौंपनी है, ये पूरी प्रक्रिया को 15 जनवरी 2022 तक पूरा कर लिया जाए। गौरांग, ये आपको आपने तो काफी अभी तक पढ़ाई कर ली होगी। आईटीसी का जो बहुत ही जबरदस्त एकदम बिग बैंग एनालिस्ट मीट थी, आपको लगता है कि स्ट्रीट उससे कन्विंस्ड है, या ये फॉरएवर ब्राइड्समेड और नेवर अ ब्राइड वाला मैटर है कि एक दिन जो है मेजर वैल्यू अनलॉकिंग होगी आईटीसी में, तब तक पेशेंटली सारे इन्वेस्टर्स को बैठना भी पड़ेगा? अजय, हिंदी में एक कहावत है, गरजना और बरसना तो अलग थी। और आवाज कुछ ज्यादा थी कल। और कल मैंने सुबह मैं टिप्पणी कर रहा था कि मुझे ये एनालिस्ट स्ट्रोक इन्वेस्टर मीट से उम्मीद बहुत कम है। हालांकि एक डिस्क्लोजर दे देते हैं अजय, क्योंकि आपने आईटीसी ऊपर सवाल पूछा है, तो हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने कल करी है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले भविष्य में जमीनी स्तर पर काम हो, ताकि जो एक सीमित दायरे में शेयर के दाम चल रहे हैं, हालांकि कारोबार को लेकर के हमें उम्मीद है सिगरेट और तंबाकू के कारोबार को छोड़ करके, अब क्योंकि वो कारोबार अपने आप ही ऑटो पायलट पे है, लेकिन जो एफएमसीजी है, हेल्थ एंड फूड रिलेटेड है, हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पेपर है, होटल है, ई चौपाल करके जो कृषि क्षेत्र से इनका कामकाज जुड़ा हुआ है, वहां पर रणनीति को बदलने की बहुत सख्त आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं, यानी कि मैनेजमेंट ये कहता है कि तंबाकू और सिगरेट के कारोबार को छोड़ करके हमें बाकी कारोबार पर ध्यान देना है, तो कम से कम आप वो रणनीति तो जमीनी स्तर पर लागू करें, जिससे ये योगदान बढ़े। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि कल जो भी टिप्पणियां करी गई थी, उस पर आने वाले भविष्य में कामकाज हो, रणनीति में बदलाव हो, और जो शेयर के दाम है उसको ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिले, ताकि शेयर धारकों की जो स्थिति है उसमें सुधार हो। राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो आईटीसी के शेयर में आज देखना होगा किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिलहाल एक बार एसजेएक्स निफ्टी को देख लेते हैं कि आज किस तरह का रुझान आप प्री इंडिकेटिव टिक्स में जो देख रहे हैं 17,300 के ऊपर तो दिखाई दे रहा है, बट लेट्स सी एसजेएक्स निफ्टी और रियल जो खुलता है प्राइस, उसमें बहुत डेविएशन बहुत बार होती है। एक बार कैसा ट्रेड सेटअप होगा राजेश, क्या लग रहा है आपको इंडिकेटिव टिक्स को देखकर?
देखिए अभी फ्लैटिश नोट पे मार्केट ओपन होते हुए दिख रहे, तो ओपनिंग के बाद देखना होगा कि 17,250 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो लेवल को होल्ड करता है तो हमें लगता है कि जिस तरीके से कल का सेशन का बिहेवियर था, सेम बिहेवियर आज भी रिप्लिकेट होते हुए दिख सकता है। लोअर साइड पे वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर कल मार्केट का ब्रॉडर मार्केट में देखें तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट बने हुए थे काफी मिड कैप स्टॉक्स में और काफी सेक्टोरियल मोमेंटम बना हुआ था। तो हमें लगता है ओपनिंग के बाद 17,250 को मॉनिटर करेंगे, अगर वो लेवल होल्ड करता है तो जरूर एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। हालांकि हायर साइड पे 17,400 रेजिस्टेंस जैसा ही काम करेगा, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें लगता है आज के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। शाम को काफी जबरदस्त अनाउंसमेंट आया था। इनफैक्ट स्टॉक तो 4% लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में ही चल गया था, और उसके बाद देखिए आज भी 1% ऊपर है। मैं आपको अनाउंसमेंट के ग्राफिक्स लेके आते हैं और देखते हैं। इनफैक्ट ये देश की सबसे बड़ी सिंगल डील है ग्रीन पावर के सिलसिले में लेके। गौतम अदानी ने खुद ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट भी हम आपके लिए लेके आएंगे। ये तो प्री ओपन प्राइस चल रहा है। संतोष, अदानी ग्रीन 1450 पे आ गया है, क्या आपको उसके चार्ट्स पर नजर आता है? स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बनी हुई है और फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है स्टॉक लंबे कंसोलिडेशन के बाद। तो 1400 के ऊपर निकला है तो शायद फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा। स्टॉक 1600 1650 की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। नीचे की ओर अब 1370 1350 का एरिया जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम शायद जारी रह सकता है इस स्टॉक में। राजे, बिल्कुल, एक बार एमएनएम के स्टॉक को देखें। इसमें आज प्री ओपन में थोड़ा सा एक्शन भी दिख रहा है, क्योंकि सीएलएसए ने यहाँ पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। आपको क्या दिख रहा है? एमएनएम में अच्छा खासा एक्शन हमने देखा जब से ईवी स्पेस की भी एक यहाँ पर डेवलपमेंट आई, उसके बाद ही एमएनएम फोकस में था। और अब आज कैसा होगा आप मूव इसमें 1% की इंडिकेटिव टिक्स में तेजी। राजेश, क्या यहाँ खरीदारी के मौके बनते हैं? देखिए एमएनएम का सेटअप देखे तो काफी स्टेबल है। पिछले दिनों में जो करेक्शन देखी थी लोअर साइड पे जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। 820 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर बना रहेगा तो बिल्कुल इसमें बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। 850 855 इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो लेवल क्रॉस कर लेता है ड्यूरिंग द डे तो फिर इसमें एक अप मोर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 890 तक की भी अपसाइड इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो बाय करने की सलाह रहेगी 815 के स्टॉप लॉस से। पर आप एफएल के भी चार्ट को देख पाएंगे। यहाँ पर भी एक बाय रेटिंग आई है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। क्या यहाँ का चार्ट सेटअप फेवरेबल दिखता है? हमारे चैनल पे मैनेजमेंट भी था, काफी बुलिश कमेंट्री थी। कैसे देख रहे हैं आप इस चार्ट सेटअप को? बिल्कुल, स्टॉक में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की एक करेक्शन माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक वापस पुल बैक दिखाता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि पुल बैक इसमें 1170 1200 की तरफ भी इसको एक्सटेंड करते हुए हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है 1070 के स्टॉप लॉस से। तो एफएल पे बाय करने की सलाह रहेगी। पर ये राय रहेगी यहाँ पर भी बाय रेटिंग, और एक मिंडा इंडस्ट्री को भी आज फोकस में रखना होगा। हालांकि डील के बाद से हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में अपमूव है और अब यहाँ एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है। इस वक्त बाजार को अगर आप देखें, बैंक निफ्टी में भी इंडिकेटिव टिक्स आते हुए हरे निशान में खुलने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी पे एक फ्लैटिश सा इंडिकेशन लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी लुक्स लाइक इट विल ओपन अप विद अ स्मॉल गैप अप। देखते हैं कि किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। स्टॉक्स कई सारे फोकस में होंगे आज। जो एमएनएम इस वक्त इंडिकेटिव टेक्स्ट में आपको ऊपर दिख रहा है। आईटीसी पर भी आपको एक पॉजिटिव बायस दिख रहा है इस वक्त, और साथ ही एक्सिस बैंक पर भी एक पॉजिटिव बायस दिख रहा है। सो स्टॉक क्लियरली स्टॉक सिलेक्टिव होकर यहाँ चूज करने होंगे। लेकिन हमने कल लास्ट आवर में देखा जिस तरह से एफएमसीजी पैक में एक अच्छा रुझान देखने को मिला। नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल, देखना होगा कि वो डिफेंसिव प्ले जो हमें दिख रहा था पिछले एक दिन से, क्या वो आज जारी रह सकता है या नहीं। सो लेट्स वेट। प्री ओपन में 5% नीचे है, वहां भी सेलिंग आने की उम्मीद है। लेकिन आगे चलते हैं। आज हमने स्वदेश हीरो के तौर पर चुने हैं देश की 5वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कोटक एएमसी को। आइए कंपनी के बारे में थोड़ा के कारोबार पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। कोटक एएमसी देश की पहली ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी जिसे साल 2003 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का लाइसेंस दिया था। साल 1985 में उदय कोटक ने कोटक एएमसी की नींव रखी थी और आज कोटक ग्रुप के देश भर में 3,857 ब्रांचेस हैं। करीब 4 लाख करोड़ रुपयों की मार्केट कैप वाली कोटक की नेटवर्थ 86,000 करोड़ रुपए है। 73,000 कर्मचारियों वाले कोटक एएमसी में आज 75 लाख इन्वेस्टर्स हैं। इसलिए देश के 5वें सबसे बड़े म्यूचुअल फंड कोटक एएमसी को हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो।
कोटक एमसी के एमडी नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश भाई, बेल बजा के आज की मार्केट की शुरुआत करिए यहाँ स्वदेश पे। So market opens with a green with a positive biasness. 10 पॉइंट्स का गैप अप आपको दिख रहा है निफ्टी पर, फ्लैटिश ही कहना चाहिए इसे इनफैक्ट, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव बायस दिख रहा है। लगभग 7 और पॉइंट्स की यहाँ तेजी के साथ खुला है बैंक निफ्टी। सो कल की 2 दिन की सेल ऑफ के बाद आज थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ तो दिख रहा है बाजार। यहाँ पर मेन जो लीडर्स है जहाँ से आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है उसमें M&M लीडिंग द पैक, अराउंड अबाउट 1.5% की तेजी आपको M&M पे दिख रही है। आपको बैंकिंग स्पेस से कई सारे काउंटर्स आज पॉजिटिव बायस के साथ अभी फिलहाल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सिस बैंक लगातार इसमें तेजी देख रहे हैं, कब से अपग्रेड की बात हुई है वहां तेजी जा रही है। रिलायंस में पॉजिटिव बायस है, अगर रिलायंस यहाँ से चलता है तो थोड़ी स्ट्रेंथ बाजार को और मिल सकती है, लेकिन बैंकिंग स्पेस के लिए HDFC को चलना बहुत जरूरी है। HDFC बैंक में आप देखें भी फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार होता हुआ, और पावर ग्रिड यहाँ पर एक एनालिस्ट मीट डिविडेंड की बात हो रही है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार पावर ग्रिड में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। फोकस में फिर से आज दिख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स और ITC आपको लगभग 0.5% तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। निब्बी, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं मिड कैप स्पेस से? प्रियंका, अगर आप देख रहे हैं ना मिड कैप में, तो मिड कैप में भी आज थोड़ा पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जैसे कल के मुकाबले इंडेक्स में तो पूरी तरह से मैनेज हो रहा था। आज जो शेयर बढ़कर कामकाज करो उसमें तालना सोल्यूशन 2% ऊपर, KPR मिल्स करीब 2 से 2.5% ऊपर, एलगी इक्विपमेंट के अंदर आज 2% की शुरुआती बढ़त आई है। CDSL 2 दिन से चल रहा है, आज फिर चला, ये 2% ऊपर आज खुला है। वर्धमान टेक्सटाइल, कल भी टेक्सटाइल के शेयर चल रहे थे, आज 2% ऊपर है। और M&M जिस पे आज एक रिपोर्ट भी आई है, CLSA की रिपोर्ट है, ये आज करीब 1.5 से 2% ऊपर खुला है। तो आज के हमारे तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, संतोष मीना है, राजेश पल्वे और साथ ही गुरांग शाह, जिनसे हम चर्चा करें। ओपनिंग तो ठीक ही हुई है, इतनी खराब भी नहीं कि SGX निफ्टी के हिसाब से जैसा दिख रहा था वैसे ही ओपन हुआ है। 1-2 शेयर्स जरा लिस्ट में आ रहे हैं। CDSL पे गुरांग, आपका व्यू क्या है? बहुत अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि अकाउंट्स खुल रहे हैं और भारत में शेयर बाजार को लेकर जो लिटरेसी है, जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ रही है। CDSL पे आपका व्यू क्या है? CDSL पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा इस शेयर बाजार की जो आपने जिक्र किया है और जो पिछले कई महीनों से नए निवेशक बाजार में उतर रहे हैं और जिस तरीके से नए अकाउंट्स ब्रोकरेजेस के साथ खुल रहे हैं, डिपॉजिटरी अकाउंट्स खुल रहे हैं और बाजार का जो एक भविष्य हम आकलन करके लगा रहे हैं, और अगर आप 10 या 15% भी सालाना ग्रोथ अगर सेंसेक्स और निफ्टी की आप बात करते हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 और 5 साल में आप कहां जाकर के खड़े हो सकते हो। और उस लिहाज से हमारी सोच समझ ये कहती है कि अगर आप निवेशक हैं तो शेयर बाजार में तो आप निवेश कीजिए ही, लेकिन उसके साथ साथ इस शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। खैर, इस बीच आज फर्टिलाइजर के शेयर थोड़े एक्शन में है। संतोष, आपने आज एक हमको ट्रेड दिया था UPL पे, एक ऑप्शनल ट्रेड दिया था, आप कह रहे थे कि उसमें 750 की कॉल ले सकते हैं। एक तो मेरे को एक कंफर्म कर दिए 750 की कॉल अभी ले ले, एक तो संतोष आप पहले ये बता दीजिए। दूसरा, UPL के साथ साथ एक बार जरा चंबल फर्टिलाइजर भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आज एक्शन थोड़ा शुरुआत में अच्छा दिख रहा है। जी UPL की जो कॉल दी थी अभी अपने रेट के आसपास ही चल रही है, तो इसको बिल्कुल लेना चाहिए। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर पे भी मोमेंटम अच्छा है, कल इसमें चंबल में डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी भी देखने को मिली थी, तो आई थिंक इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप होते नजर आएगा और हो सकता है स्टॉक 420 की ओर बढ़ते नजर आए। तो कोई ट्रेड लेना चाहे तो इसमें 396 के स्टॉप लॉस से फॉर द टारगेट ऑफ 420 बाई कर सकता है। अगर आप यहाँ पर F&O स्पेस में एक्शन देखें तो आपको क्लियरली वहाँ पे लीडरशिप दिखती है। M&M में M&M आपको क्लियरली यहाँ से 1.5% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा उन स्टॉक्स जिनमें ट्रिगर रहा है, आदित्य बिरला फैशन वीक दूसरी इस पे नजर जाती है, लगभग 1.5% की तेजी यहाँ भी। ITC आपको 1% से ज्यादा की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। और आपको फार्मा स्पेस से कई सारे काउंटर्स दिखेंगे। एबर्ट इंडिया आपको फिर से आज दिखाई देगा एक्शन में। फर्टिलाइजर स्पेस में आपको कोरोमंडल दिखाई देगा। इनफैक्ट कोरोमंडल पे एक राय ले लेते हैं। राजेश, कोरोमंडल हमने देखा पीछे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के फेज में फंसा हुआ था, लेकिन अब इसमें एक्शन है। क्या मानना चाहिए फर्टिलाइजर स्पेस, पूरे सेक्टर का जैसा से आउटलुक है, और मोरओवर अहेड ऑफ बजट कहीं ना कहीं ये पैक में एक्शन हो जाता है और आज तो एक ट्रिगर भी है यहाँ।
तो बिल्कुल देखिए, कोरोमंडल में एक करेक्शन का दौर जरूर देखने को मिला। पिछले 3-4 सेशन से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर थी, लेकिन आज ओपनिंग के बाद से स्टॉक में वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में एक जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं अरेस्ट होते हुए दिख रहा है और अब यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ से इमर्ज होते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से बाउंस दिया है, तो 740 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका स्टॉप लॉस रख के, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 740 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। हमें लगता है पुल बैक में ये स्टॉक में 775 780 तक का अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, तो छोटे स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है कोरोमंडल को। मतलब स्पेस को आप देखें राजेश, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट अच्छा दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं इनका सेटअप आप? जी बिल्कुल, टीवीएस मोटर में भी अगर हम देखें तो पिछले 3 वीक से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया 660 के आसपास। आज की ओपनिंग के बाद से बाइंग एक्शन जो बनी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक हायर साइड पे 700 की तरफ यहाँ से मूव होते हुए दिख सकता है, तो बाय किया जा सकता है इसको। 670 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 700 तक की अपसाइड हमें लगता है स्टॉक में आते हुए दिख सकती है, क्योंकि 3 वीक के कंसोलिडेशन का एक रेंज ब्रेकआउट हमें लगता है आज होते हुए दिखेगा और स्टॉक में एक मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। राइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सोनी सुब्रमण्यन जुड़ेंगे हमारे साथ बात करने के लिए मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ और बड़े दिग्गज जो स्वदेश पे अपने बाजार की राय दे चुके हैं। Of our market are very strong, and what we saw in the last 2-3 weeks was a very severe FPI selling, and that is more driven by global concerns than anything connected to the local markets. And yes, we saw a massive correction in our markets, but going forward I believe that as you said, that mid-air turbulence, but finally we'll reach our destination. So I'm sure that our markets, the fundamentals being what they are, valuations did get corrected, and now again we should be resuming our rally going forward. But having said that, my sense is that the return expectations that investors should be kind of muted. We should not expect a repeat of what we have seen in the last few years. So time to stay invested, and I'm sure over a medium term perspective we should be able to make decent returns. प्री कोविड पीक वैल्यूएशंस जो बाजार ने देखी थी, जो आज की वैल्यूएशन है वो करीबन 8-10% कम है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल है। इसके साथ इंटरेस्ट रेट्स कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई है, तो वो बाजार को और सपोर्ट कर रही है। जो आपने कहा कि निवेशक जो हैं बाजार में डिप पे आ जाते हैं, वो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ग्लोबली ये होता है, जब आपको बाजार से 10-12% कंपाउंडिंग की अपेक्षा हो तो डिप्स पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उस रिटर्न्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता रहेगा, या ऐसा मेरा मानना है। इंडिया में बहुत छोटा तबका इक्विटी मार्केट में पैसे लगाता है, जो पर कैपिटा है हमारी वो बढ़ती जा रही है, तो जिस वजह से आप देख रहे हो कि गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं या एयर कंडीशनर ज्यादा बिकते हैं, बेसिकली जो लोग हैं उनके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। उसी वजह से आप देखोगे कि इक्विटी मार्केट में भी निवेश ज्यादा होता है, तो लोगों के पास रिस्क कैपिटल अब बढ़ रही है, तो ये ट्रेंड आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे, और जब वापस होंगे हम हाजिर तो आपके लिए एक और ब्रेक हुआ कहीं मजा आएगा। बेसिकली हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कोई भी नेशन जब $2 ट्रिलियन जीडीपी से $5 ट्रिलियन तक जाती है, उस समय सबसे मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन होता है शेयर मार्केट में फॉर इन्वेस्टर्स। एंड फॉरेनर्स के बीच में इंडिया का ओपिनियन बहुत पॉजिटिव है निवेश के लिए, एंड लीडरशिप काफी स्ट्रांग है हमारी। काफी सारे रिफॉर्म्स पिछले कुछ सालों में हम लोग लाए हैं, जीएसटी हो या रेरा हो, और हाल ही में बैंकिंग रिफॉर्म्स हो, प्लस हर साल इंक्रीमेंटली ऑन द मार्जिन हर साल इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। सो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बरकरार है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड ओवरसीज इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिव हैं इंडियन मार्केट के ऊपर।
शुरुआत में जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी, तब मैं लो प्राइस टू अर्निंग्स, लो प्राइस टू बुक स्टॉक्स दिखता था, क्योंकि मैंने बेंजामिन ग्राहम की किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ के शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने वॉरेन बफेट, फिल फिशर और चार्ली मंगर के बारे में पढ़ा और फिर क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया। लेकिन आज के दिन मेरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट काफी ब्रॉडन हो गया है। आज इसमें सिक्लिकल्स, कमोडिटीज, स्पेशल सिचुएशंस लाइक डी मर्जर्स, रिवर्स मर्जर्स, टर्न अराउंड्स, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, हाइपर ग्रोथ एट अ एक्सपेंसिव प्राइस, मल्टीपल एरियाज में आज मैं निवेश कर सकता हूं, क्योंकि पिछले 15 सालों में हर साल कुछ ना कुछ नया सीख कर मैं आगे बढ़ा हूं और अपना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट को चौड़ा किया है। सो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी सिंगल स्ट्रैटेजी या स्टाइल हर मार्केट कंडीशन में चलती नहीं है, एंड इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम पढ़ लिख कर अपने हॉराइजन्स बढ़ाएं एंड बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदलें और ग्रो करें, ताकि मार्केट में जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं उनमें हम निवेश कर सकें। एंड एक बात समझना बहुत जरूरी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हर वक्त इंडियन शेयर मार्केट में कोई ना कोई सेक्टर में बुल मार्केट चल रहा होता है। अब देखिए 2009 से 2013 के बीच में जब बेयर मार्केट चल रहा था, उस समय भी फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज और एफएमसीजी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को खूब पैसे बना के दिए। लेकिन अगर आप उन सेक्टर्स में रुचि नहीं रखते और अगर आपको आइडिया नहीं होता उन सेक्टर्स के बारे में, तो आप वो बुल मार्केट मिस कर देते। सिमिलरली पिछले साल मार्च से लेकर अभी तक काफी सेक्टरों में बुल मार्केट शुरू हो गया है, स्पेशली इंटरनेट कंपनीज में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, फिनटेक, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, इतने सारे नए इंडस्ट्रीज में बुल मार्केट शुरू हो गया कोविड के चलते। सो हमें सीखते रहना चाहिए एंड बढ़ते रहना चाहिए मार्केट में अगर सफल निवेशक बनना है तो। सो स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स आइडेंटिफाई करती है इमर्जिंग कंपनीज और एस्टैब्लिश कंपनीज इन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। सो जहां तक इमर्जिंग कंपनीज का सवाल है, हम इस्तेमाल करते हैं अ फ्रेमवर्क कॉल्ड वेरिएंट परसेप्शन। वेरिएंट परसेप्शन का मतलब ये होता है कि जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आज के दिन लो है, जब वो बढ़ता है और साथ में अर्निंग्स ग्रोथ आती है, तो उन कंपनीज की वैल्यूएशन री रेटिंग होती है और आपको मल्टीप्लाई के रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये एक तरह का स्टाइल है वेरिएंट परसेप्शन। दूसरा, हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स में। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स मिलती हैं उन इंडस्ट्रीज में जिनमें मोनोपोली या ओलिगोपोली स्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री टेलमेंट हो, लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ हो, काफी साल आगे के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी हो। इनमें आपको बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज मिलेंगी, लेकिन उनके दाम और वैल्यूएशंस काफी हाई होंगे, तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलेंगी। सो अब एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आपके पास लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स भी हो और साथ साथ ये शॉर्टर टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज भी हो जो वेरिएंट परसेप्शन से आते हैं। सो ये हमारा ब्रॉड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, वेरिएंट परसेप्शन और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। तो हमारे साथ दो मेहमान और बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो मार्केट के अंदर मोमेंटम वाले शेयर्स हैं, जरा उनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ राजेश पल्लवी हैं, साथ ही संतोष मीना है। राजेश सर, अभी आज कुछ मेटल्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है, जरा कोई मेटल्स का शेयर बताइए अच्छा सा। एनएमडीसी 2-3 दिन गिरने के बाद आज थोड़ा रुक सा गया है, या तो आप ये देख लो या तो कोई और आप बताना चाहो वो आप बता सकते हो मेटल्स में सर। तो डीपी जी देखिए, मेटल में यहाँ पे जो स्टॉक में अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद एक अच्छा रिवर्सल बना है। स्टॉक 116 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से स्टील स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, कंटिन्यूटी है, हमें लगता है सेल को यहाँ पे देखना चाहिए। 116 के आसपास से यहाँ पे बाई किया जा सकता है। 113 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और हमें लगता है एक करेक्शन के बाद जो रिवर्सल बना है ये स्टॉक को वापस 122 की तरफ लेके जा सकता है। तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, लेकिन 113 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल को हम बाय करने की सलाह देंगे। संतोष, एक शेयर आप जरा देखिए, वो देखिए जरा एयू स्मॉल फाइनेंस। इस बैंक में क्या करना चाहिए? एयू बैंक सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है अच्छा, लेकिन इसको 1200 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसने 1200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है 1240 की ओर। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 1200 के आसपास को वॉच करिए। अगर 1200 के ऊपर सस्टेन करता है तभी पोजीशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो 1200 की वेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 10 रुपए भी और वेट कर लो। अच्छा, 10 रुपए मान लो ऊपर आए तो फिर स्टॉप लॉस तो बता दो क्या करना है। अगर मान लो 1200 के ऊपर आ जाए, हमारी नजर चलेगी, देख लिया, किसी ने ले लिया, फिर स्टॉप लॉस क्या होगा इसका?
1180 के स्टॉप लॉस से आप 1240 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आज इंट्राडे या 1-2 दिन में आपको 1240 का टारगेट मिल सकता है 1200 के ऊपर। ठीक है राजेश सर, ये जरा पीडीलाइट को देखेंगे आप। पीडीलाइट का शेयर आपको कितना ठीक दिख रहा है? मान लो मेरे को सिर्फ आज और कल के लिए ट्रेड लेना है, बस मैं ज्यादा लंबा पोजीशन रखना नहीं चाहता। पहले तो हाँ और ना में बताइए, शेयर लेना भी चाहिए कि नहीं कर सकते हैं? देखिए लास्ट वीक में एक अच्छा रिकवरी बना, इस वीक में भी फॉलो अप बाइंग एक्शन बना है। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक अब 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो एक स्ट्रेंथ तो वापस रिगेन करी है स्टॉक ने नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। बाय किया जा सकता है, थोड़ा सा डिप मिले तो भी ऐड करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2360 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक वो लेवल होल्ड है हमें लगता है स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। तो अगर मार्केट भी वोलेटाइल है, थोड़ा डिप मिलता है 10-15 रुपए का, तो वहां पे बाय करें 2360 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में हमें लगता है कि ये जिस तरीके से स्ट्रेंथ इसमें रिगेन हुई है, ये 2430 2440 की तरफ मूव हो सकता है। तो डिप में बाय करने की सलाह रहेगी 2360 के स्टॉप लॉस से। संतोष जी एक जरा शेयर देखिए, वो है सुब्रोस। ये एक ऑटो की कंपनी है सुब्रोस, भाव होगा इसका 405 रुपए। जरा बताइए इसमें क्या करना चाहिए? तो एक क्वालिटी कंपनी और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, तो एक्चुअली ये पोर्टफोलियो पिक है, आप पोर्टफोलियो में तो रखना चाहिए। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है 397-400 के रेजिस्टेंस क्रॉस करके। तो आई बिलीव ऊपर में इमीडिएटली हमको 430 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाह रहे हैं इंट्राडे, तो वो बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 425-30 एंड स्टॉक को पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रख सकते हैं। और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, अगर कोई ट्रेडिंग लेता है इंट्राडे के हिसाब से तो 394 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। राजेश एक और स्टॉक पर राय दीजिए, M&M फाइनेंस। यहाँ पर 2.5% से ज्यादा की कमजोरी दिख रही है और माना जा रहा था जो नए नियम है वो इस कंपनी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। RBI NBFCs के लिए जो नए PCI नियम अनाउंस हुए हैं, तो M&M फाइनेंस पर और कुछ और NBFC स्पेस पर असर पड़ सकता है। तो NBFC स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, और M&M फाइनेंस के चार्ट में क्या और कमजोरी दिख रही है यहाँ से? देखिए पूजा जी, स्टॉक में पिछले दिनों में एक रिकवरी बनी थी, लेकिन स्टॉक एग्जैक्टली 220 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके वहां से वापस इसमें एक सप्लाई प्रेशर इमर्ज होते हुए दिखा है। स्टॉक का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर तो वीक जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक को अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो पिछले कुछ दिनों से इसमें एक सप्लाई बिल्कुल बना हुआ है। जब तक ये स्टॉक में 170 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है, ये स्टॉक एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अभी करंट स्टेटस के हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक और भी यहाँ से लोअर साइड में मूव होते हुए दिख सकता है। इसके नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो है करीब 152 के आसपास, तो और भी यहाँ पे सप्लाई रहेगा। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। लोअर साइड पे 150 के आसपास अगर ये स्टॉक कहीं सपोर्ट लेता है तो ही यहाँ पे बाय करने के लिए चेष्टा करें, अदरवाइज अभी यहाँ पे अवॉइड करें। थोड़ा और यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। पूरा NBFC स्पेस में देखें तो एक वॉलेटाइल सेशन हमने पिछले 1-2 सेशन से देखने को मिला है पूरे NBFC स्पेस में। हमें लगता है कि ये इवेंट के चलते थोड़ा सा और भी मार्केट में, ये हाई बीटा कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं तो थोड़ा सा और भी प्रेशर रहेगा मार्केट के चलते इन स्टॉक्स में। तो थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट करके फिर इन्हें यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए कि किस तरीके से पेन आउट। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो NBFC स्पेस पर आज एक एक्शन डाउनवर्ड की तरफ देखने को लिए एविडेंटली M&M पे दिख भी रहा है। राजेश, आप एक बार पिरामिल एंटरप्राइज को देखें, क्योंकि श्रीराम रिस्ट्रक्चरिंग की न्यूज जब आई तो ये एक बेनिफिशियरी था, लिक्विडिटी आनी थी, उस दिन शेयर ने अच्छा मूव दिखाया। कल गिरावट में इसने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, लेकिन आज क्या लग रहा है, अब आपको फिर से लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं पिरामिल में? नहीं प्रियंका जी, अभी देखिए स्टॉक में जो पिछले सेशन में जो एक गिरावट थी, अभी भी वीकनेस तो यहाँ पे लग रही है, लेकिन अगर इसका ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो एक बुलिश जोन में ही है। हमें लगता है डिप में अगर ये स्टॉक करीब 2490-2500 के आसपास अगर अवेलेबल होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमें लगता है थोड़ा प्रेशर और माउंट होते हुए दिख सकता है स्टॉक में। एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक वीकनेस जरूर बनी है, तो हमें लगता है थोड़ा वेट करें डिप्स का, और 2500 के आसपास ही अगर आता है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहें, कहीं मत जाएगा।